हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एजुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 12th का यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, मैनेजमेंट के फंक्शंस में सेकंड फंक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग को डिस्कस किया था। हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में करने वाले होते हैं या अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं। ओके, हम लोग वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे केवल प्लान करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें है हम उन चीज़ों को एक जगह जमा करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं। ओके, और अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग उसको यूज करते हैं। सो द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और देन आफ्टर उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन एक्टिविटीज होती है। ओके, एक एक्टिविटी नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट ग्रुपिंग में डिवाइड करेंगे एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, सभी को एक जगह कलेक्ट करना है, सभी को एक जगह गैदर करना है। ओके, टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हमें चाहिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज एट अ टाइम अवेलेबल होने चाहिए। देन ओनली हम लोग अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग यही बताता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, आफ्टर दैट आप उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करोगे, देन आफ्टर जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उस रिसोर्सेज को आप यूजफुल कैसे बना सकते हो। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग एक वर्ड लिखा है, ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा। अगर मेरे पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम उनको ऐसे ही आइडेंटिफाई करके ग्रुप में डिवाइड कर देंगे? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिन लोगों की आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोग उनको ग्रुपिंग में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक ग्रीन है। ओके, इसको हम लोग साथ में एक जगह रखेंगे। ओके, अगर ये रेड है तो इसको हम लोग साथ में एक जगह रखेंगे, अगर ये ब्लैक है तो इसको हम लोग साथ में एक जगह रखेंगे। तो हम लोग इस तरह से करके ग्रुप बनाएंगे। ओके, जो सिमिलर है, जो एक जैसा है, जो एक जैसा जिसके पास स्किल है, जिसके पास एक जैसा डिग्री है, जिसके पास एक जैसा काम करने का तरीका है, उन सारे लोगों को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, एक जगह हम उन सारे लोगों को गैदर करेंगे। देन आफ्टर हम लोग अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोडक्शन करना है अपने बिजनेस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को उन लोगों की आवश्यकता होगी जो प्रोडक्शन करते होंगे। ओके, हम उन लोगों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं रखेंगे जिनको प्रोडक्शन करना नहीं आता हो, जो रॉ मटेरियल के बारे में नहीं जानते हो, जो मशीनरी को हैंडल करना नहीं जानते हो। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वही लोग आएंगे, हम उन्हें ही सेलेक्ट करेंगे, उन्हें ही हायर करेंगे जिनके पास प्रोडक्शन करने का नॉलेज है। अनदर एग्जाम्पल इज एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। अगर हमें किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज करना है, मार्केट में कस्टमर को बताना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में हम उन लोगों को रखेंगे जो क्रिएटिव थिंकिंग वाले होंगे,
जिनके पास स्किल होगा, जिनके पास उसका नॉलेज होगा, ओके, जो वो काम अच्छे से अच्छा तरीके से कर सकते हैं या बेटर से बेटर वे में वो लोग उस काम को पूरा कर सकते होंगे, हम उन्हें ही एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में रखेंगे। हम उन लोगों को एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में क्यों रखेंगे जिनको कुछ पता ही नहीं कि कस्टमर के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को कितने और अट्रैक्टिव वे में पेश कर सकते हैं कस्टमर के सामने, कस्टमर प्रोडक्ट को देख करके कैसे अट्रैक्ट हो सकता है, ये सारा कुछ एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट संभालता है। उसी प्रकार हम लोग ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं, जिन लोगों की आवश्यकता उस डिपार्टमेंट में होगा हम उन्हें ही उस डिपार्टमेंट में रखेंगे। हम उन लोगों को उस डिपार्टमेंट में क्यों रखेंगे जिनको वहाँ पर कुछ नहीं आता होगा या जो लोग वहाँ पे जा कर के अपना स्किल को यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। First is identification and division of work. The first step in the organizing process is to identifying and dividing the work in accordance with the predetermined plans. Okay, यहाँ भी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके, डिवाइड करना है। किस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, तो हम वर्क को डिवाइड करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, काम करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल प्लस ग्रुप एक्टिविटी हम लोग उसमें करते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी हम तभी डिवाइड करेंगे जब हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्क हम देन सिलेक्शन करेंगे, लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। ओके, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और काम को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइन। जो चीज़ें हम लोगों ने पहले से सोच रखी हैं या जिन चीज़ों को हम लोगों ने प्लानिंग में सोचा था। ऑर्गेनाइजिंग से पहले प्लानिंग हम लोगों ने किया, तो प्लानिंग में हम लोगों ने क्या सोचा कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है। हमने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हम ये मशीनरी यूज़ करेंगे, हम ये रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, हम ये सप्लायर से डील करेंगे, हमारे इतने कस्टमर, हम इतने कस्टमर तक रीच कर पाएंगे, मार्केट में हमारा ये गुडविल होगा। ये सारी चीज़ें हमने प्लान किया है, हम अपने ऑब्जेक्टिव तक इस तरीके से पहुंचेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्री डिटरमाइंड प्लान्स को, जो प्लान हम लोगों ने पहले से सोच रखा था, उस प्लान को हम अकॉर्डिंग टू द वर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उस डिपार्टमेंट्स में कितने वर्कर्स काम करेंगे, उस वर्कर का हेड कौन होगा, उसमें कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो कौन सा मशीनरी यूज़ करेंगे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सा सप्लायर से हम डील करेंगे रॉ मटेरियल के लिए। ओके, तो इन सारी चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल हम सिलेक्शन करते हैं, लोगों का हायर करते हैं जॉब के लिए, जो सीट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द वर्क उन लोगों में से ग्रुपिंग नहीं करेंगे, वहाँ से हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे और लोगों को अलग नहीं करेंगे जो उस डिपार्टमेंट को हैंडल कर सकता होगा, तो हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक हम मिनिमम टाइम में या मिनिमम कॉस्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मिनिमम कॉस्ट में हम तभी अपने प्लान तक रीच कर पाएंगे या ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे जब हम उसको आइडेंटिफाई करके डिवाइड करेंगे। ओके, so the first step in the organizing process is to identifying and dividing the work in accordance with the predetermined plans. So the second we have is departmentalization. हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने लोगों को एक जगह गैदर कर दिया। देन अब उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे। वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज, काम को हम लोगों ने छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। ओके, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप टुगेदर, जो एक जैसे काम होंगे,
या जो सेम या सिमिलर या रिलेटेड जॉब होंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, टेरिटरी, एडवर्टीजमेंट। एक चीज और यहाँ पे समझने का है, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स कैन बी गिवन टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ओके, ये एक जैसा काम है। अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन से आएंगे? वहां पर सेल आएगा और एडवर्टीजमेंट आएगा। हम सेल करेंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और उसी प्रोडक्ट को हम सेल आउट करेंगे। ओके, तो ये सारा कुछ आएगा मार्केटिंग के अंदर। तो मार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट और कस्टमर से डील करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में हम कस्टमर को बताते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो इसको हम एक डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप किन लोगों को रख सकते हो या किन चीज़ों को रख सकते हो? तो वहाँ पे आप परचेजिंग मैनेजर को रख सकते हो या जो परचेजिंग से रिलेटेड होगा हम उसको रखेंगे। परचेजिंग में रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। ओके, तो वो सारी चीज़ें एक डिपार्टमेंट्स में होंगी। देन आफ्टर वी कैन से कि हम लोग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहां पर आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। वो हम लोगों ने यहां भी किया था, लेकिन यहां पे हम लोग सिमिलर जॉब को डिवाइड करते हैं। ओके, जो जॉब एक जैसी है, जो जॉब रिलेटेड है एक दूसरे से, दैट विल कम अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली। ओके, क्लियर है? थर्ड वी हैव इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। It is important to state clearly the work of different job position and allocate work according to employees. हम लोग अब यहाँ पे ड्यूटी को असाइन करेंगे। सिलेक्शन हम लोगों ने कर लिया एज पर द रिक्वायरमेंट के आधार पर या रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डिवाइड करेंगे और ड्यूटी को असाइन करेंगे। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट जॉब पोजीशन में हम लोग लोगों को हायर करेंगे और उनको हम ड्यूटी असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हम बनाएंगे और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट किसी को संभालने देंगे और सेल्स डिपार्टमेंट संभालने देंगे। तो हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि उस काम को करने के लिए हमें व्यक्ति की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडवर्टीजमेंट लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट में हम उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे या उन लोगों को हम उस जॉब पे रखेंगे जो वो काम कर सकते होंगे। तो हम उन्हें ड्यूटी देंगे कि आपका ये काम है। ओके, अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके अनुसार हम उन्हें जॉब देंगे। ओके, पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, कितनी सीट हमारे पास है, हमें किन लोगों का आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन में, या किन लोगों के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच कर सकते हैं। वंस डिपार्टमेंट आर फॉर्म, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हेड आर अपॉइंटेड फॉर ईच डिपार्टमेंट्स। ओके, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे उस हर एक डिपार्टमेंट्स में हम किसको रखेंगे? वहाँ पर एक हेड को रखेंगे, जो हेड पूरे डिपार्टमेंट को रेगुलेट करेगा, जो हेड पूरे डिपार्टमेंट्स के काम को मॉनिटर करेगा और वो सारा रिपोर्ट अपने बॉस को वो देगा। तो अगर आप ड्यूटी असाइन नहीं करोगे एम्प्लॉयज़ के अनुसार, जितने एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन एम्प्लॉयज़ के अनुसार आप अगर ड्यूटी असाइन नहीं करोगे, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑनर होता है वो अगर आइडेंटिफाई करके एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी असाइन नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में काम करने का तरीका हमें बताता है और हम उस चीज़ को सिस्टमैटिक वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। ओके, हम उन व्यक्तियों का सिलेक्शन करेंगे या उन पर्सन्स का हम सिलेक्शन करेंगे जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट होंगे, जो उस पर्टिकुलर जॉब का क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे,
जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाई होंगे, जिनके पास स्किल होगा, हम उन्हें ही सेलेक्ट करेंगे। हम उन लोगों का सिलेक्शन उस जॉब के लिए या उस पोस्ट के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे जो अनक्वालिफाई होंगे, जो उस जॉब के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालने के लिए किसी को रखना है तो हम किसे रखेंगे? जिसके पास अकाउंट्स का नॉलेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसने बीकॉम किया होगा, जिसने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया होगा, या जिसने मास्टर इन कॉमर्स किया होगा, जिसके पास कॉमर्स का डिग्री होगा, मास्टर डिग्री होगा या बैचलर डिग्री होगा, जिसके पास टैली का नॉलेज होगा। देन आफ्टर, या सीए हो सकता है, तो हम उन लोगों को हायर करेंगे जो उसके क्राइटेरिया को पूरा कर रहे होंगे। हम उन लोगों को नहीं रखेंगे जिनके पास अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, या किसी और डिपार्टमेंट में हम उसको अपॉइंट करने वाले हैं तो उस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम उन लोगों का ही सिलेक्शन करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, establishing authority and responsibility relationship helps to create a hierarchical structure and also help in coordination amongst various department। हम लोग बात करेंगे ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक होता है पावर और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ऑथोरिटी मिला है, पावर मिला है, एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। ओके, आप उसके लिए लायबिलिटी बेयर करोगे। अगर आपको जो काम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एट द सेम टाइम आपको कुछ पावर भी दिया गया होगा, उस पावर को यूज़ करके आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। आपको अगर पावर दिया गया है तो एट द सेम टाइम आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। जो काम आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिला है उस काम को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो हो सकता है आप उस जॉब के लिए फिट नहीं हो। आपने वो जॉब या वो काम आपने क्यों नहीं किया, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और आपने क्यों नहीं किया इसका भी आप आंसर उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को दोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए एक डिपार्टमेंट्स के अंदर। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट्स नहीं होते, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हो सकता है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक इफेक्टिव वे में रीच नहीं कर पाए। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक तभी इफेक्टिव वे में रीच कर पाएंगे जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, वो लोग अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे। वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कहाँ पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, अकॉर्डिंग टू डैट उसे वो पूरा कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट और सेल को रखा, और एक हमारा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन कर रहा है। जितना उसे बताया गया है कि आपको 100, फॉर एग्जांपल एक दिन में 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, तो वो डिपार्टमेंट अपना काम परफेक्टली कर रहा है। लेकिन हो सकता है अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में नहीं रहे और कम्युनिकेट नहीं करे, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये नहीं बता रहा है कि अभी हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कम है, इसीलिए आप अभी थोड़ा कम प्रोडक्शन करो। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हमें वो स्टोर करना पड़ेगा, हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसमें लग रहा है, हमारा रॉ मटेरियल भी उसमें लग रहा है, हमारे पीपल भी उसमें इंगेज हो रहे हैं, हमारा टाइम भी उसमें कंज्यूम हो रहा है, जबकि अभी हमें उतनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो हो सकता है हम उस चीज़ को एट अ टाइम अच्छे से पूरा नहीं कर पाए। Superior subordinates relation between different people and job position is to be created so that everybody knows from whom he or she is to taking orders and to whom he or she can issue order। अगर सबऑर्डिनेटर्स के बीच में और सुपीरियर के बीच में
रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। अगर सबऑर्डिनेटर्स को या सबऑर्डिनेट्स को ये पता नहीं होगा कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमें किन से ऑर्डर लेना है, हमें किन्हें रिपोर्ट करना है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम होता है उसको हम परफेक्टली और इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे। हम तभी उसको पूरा कर पाएंगे जब उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, जब सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगेंगे। अगर हर डिपार्टमेंट यही सोच ले कि केवल मुझे अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में सोचना है, अपने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में लेकर के चलना है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएंगे। विदाउट कोऑर्डिनेशन या विदाउट कम्युनिकेशन, या हम लोग अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हम उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बीच में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कराने के लिए। उस डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे वो उन सारे को एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन बिल्डअप करना होगा। अगर रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम है या एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में क्यों वो कमी दिखा रहे हैं। ये सारा कुछ तब होगा जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं उन लोगों का काम है प्लानिंग करना और मॉनिटरिंग करना। ओके, तो वो लोग एक एक करके हर एम्प्लॉय से तो नहीं मिलेंगे। उन लोगों ने क्या किया, मैनेजर को अपॉइंट किया, मैनेजर ने सुपरवाइजर के थ्रू सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर जो सबऑर्डिनेटर्स है वो अपनी प्रॉब्लम सुपीरियर को नहीं बताएगा और सुपीरियर उसे डील नहीं करेगा तो वहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। वन बाय वन हम लोग इसको पॉइंट में डील करते हैं। The first one we have is benefits of specialization. Okay, organizing leads to a systematic allocation of job amongst the workforce. जितने भी जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको सिस्टमैटिक वे में उसको एलोकेशन करता है या डिवाइड करता है। द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब रिड्यूस वर्कलोड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हैं हम उनको सारे कामों को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या रिड्यूस करेगा, वो वर्कलोड को रिड्यूस करेगा। ओके, एंड इनहैंस प्रोडक्टिविटी, और वो बढ़ाएगा प्रोडक्टिविटी को। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ओके, नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके देन उसको ग्रुपिंग में डिवाइड करके डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोगों ने सिलेक्शन किया और लोगों को हायर किया। आफ्टर डैट अगर हम वही काम और सेम एम्प्लॉय को करने देंगे, वो बार बार रिपीट करेगा तो उस काम में उसको स्पेशलाइजेशन हासिल होगा, वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस काम का। और हम लोगों ने पहले ही काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया है, स्मॉलर एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण वर्कलोड भी उसका रिड्यूस हो गया है। एट द सेम टाइम उसका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, बार बार किसी काम को रिपीट कर रहा है तो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन भी आ रहा है। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके, सो द नेक्स्ट वी हैव इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी होना चाहिए वर्किंग रिलेशनशिप में। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन डिफाइनिंग द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाई द लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। ओके,
हम लोगों को एक जॉब के अंदर या एक डिपार्टमेंट्स के अंदर जब तक क्लियर नहीं रहेगा कि हमारा जॉब क्या है, हमारा पोस्ट क्या है, हमें कौन सा काम करना है, हमें कौन सा काम नहीं करना है, अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ओके, एक व्यक्ति तभी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है जब उसे पता है कि उसको एक्चुअल में क्या करना है। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल हमने लोगों को हायर कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है और उन्हें हमने ड्यूटी असाइन नहीं किया है, उनसे तो हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। देन आफ्टर क्लैरिफाई द लिमिट्स ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताता है कि अगर आपको किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, किसी काम का आपको पावर दिया गया है, तो आपका लिमिट क्या है। ओके, टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट जो हायर करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स को, तो मैनेजर का लिमिट क्या है, मैनेजर के पास पावर क्या है, वो क्लैरिफाई करवाना किसका काम है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। देन जो सुपीरियर को अपॉइंट करता है या सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट करता है, वो कौन करेगा, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना पावर जो है वो सुपीरियर को देते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डील करने के लिए उन्हें बताते हैं। तो जितने भी जॉब्स हैं उस जॉब्स के अंदर ऑथोरिटी और पावर का या ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लैरिफिकेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या एक प्रोडक्शन हाउस को चलाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है एट अ टाइम वो अवेलेबल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू यूजेज ऑफ all natural resources, financial and human resources. The proper assignment of jobs avoid duplication of work and minimize wastage of resources. हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन आप तभी मैक्सिमाइज कर पाओगे अपना प्रॉफिट जब आपका जो कॉस्ट होगा या वेस्टेज होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो कॉस्ट मिनिमम कैसे होगा, जब आपका वेस्टेज मिनिमाइज होगा। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेस का उपयोग आप बेटर वे में कैसे करते हो, आप अच्छे से उनका उपयोग कैसे करते हो। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन हाउस में अगर हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ये आकर के बोले कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है, तो ये होगा ही नहीं। हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका भरपूर उपयोग करना, सही पोजीशन में उन्हें लगाना, सही डायरेक्शन उन्हें देना। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो हमने एज पर द रिक्वायरमेंट हायर किया है या अपॉइंटमेंट किया है लोगों का, तो जिस काम के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, वो काम उन्हें असाइन करना होगा, उस काम का रिस्पॉन्सिबल उन्हें बनाना होगा, उन्हें एक टाइम पीरियड देना होगा कि आप इतने टाइम के अंदर ये काम पूरा करके एक ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करोगे। जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, ड्यूटी को असाइन नहीं करेंगे, तब तक हम उस रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमें वहाँ से प्रॉफिट रिटर्न होगा, ये जब तक हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि हम डुप्लीकेशन को अवॉइड करें, वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो, तो हमें प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब करना पड़ेगा। जितने भी जॉब्स हैं या जितना भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है, उस काम को हम लोग सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलेंगे और डिवाइड करेंगे और रिक्वायरमेंट के आधार पर हम वहाँ पर
लोगों को जॉब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। ओके, ये प्रोवाइड करता है क्लियर डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, जॉब्स के बारे में, एंड रिलेटेड ड्यूटीज, और ड्यूटीज के बारे में जो उस जॉब से रिलेटेड होगा। ओके, विच हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन, और वो अवॉइड करेगा किस चीज को, कंफ्यूजन को और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को। नंबर ऑफ वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, अगर उनको क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है, किन से ऑर्डर लेना है, किन को रिपोर्ट करना है, ये अगर कंफ्यूजन रहेगा तो उस कंफ्यूजन में डुप्लीकेशन भी होगा, ओवरलैपिंग भी होगा, डिले भी होगा, जिस कारण एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पाएगा, या रीच करेगा तो उतने प्रॉफिट के साथ नहीं कर पाएगा। ओके, सो अगर वहां पर हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं जॉब क्या है और उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज कितनी है, ड्यूटीज क्या है या आपको कितने काम करने हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप enables proper execution of work which result in effective administration। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे किसी भी जॉब को और उस जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज को, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करना पड़ेगा कि उनके एम्प्लॉयज़ को किन की बात सुननी है, किन को रिपोर्ट करना है, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, एडेप्टेशन टू चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फ्लेक्सिबल। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल है, विच अलाउज अ बिजनेस इंटरप्राइजेस टू एक्यूमुलेट चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज कर सकता है। सो द 6th पॉइंट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। A well-designed organization structure encourage initiative and relative thinking on part of employees. Okay. When manager delegate their authority, it reduce their workload and thus can give time on important area of growth and opportunity to innovate thereby। अगर हम उन्हें डेवलपमेंट के लिए समय देंगे तो कैसे हम दे सकते हैं, उनके काम को रिड्यूस करके। ओके, अगर हम एक एम्प्लॉय के काम को रिड्यूस कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनसे काम नहीं लेना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, चला रहे हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे हमें काम लेना होगा, लेकिन उनके काम को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, जिसके कारण उनको थोड़ा समय मिलेगा अपने आप को और डेवलप कराने का, अपने आप को ग्रोथ कराने का, थोड़ा वो इनोवेटिव सोच पाएंगे और इनोवेटिव कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बाय एडिंग मोर जॉब्स, पोजीशन, ओके, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइन्स एंड न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज इंक्रीजेस कस्टमर बेस, सेल एंड प्रॉफिट। हम लोग अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा स्टार्टअप किया, हम लोगों ने स्टार्टअप करने के बाद फॉर अ टाइम बिंग हम लोग अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और आगे भी हम कमाएंगे। जब हमें लगता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को रीच कर लिया है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लिया है, अब हमें चाहिए कि हम दूसरा लाइन को भी प्रोडक्ट के बारे में सोचें, या हम दूसरी जगह अपने बिजनेस को या ब्रांचेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तभी हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक वे में हमें लेकर के चलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलता है, और सिस्टमैटिक वे में होने के कारण इसमें हम एक्सपैंड भी कर पाते हैं, ग्रोथ भी कर पाते हैं, एट द सेम टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के वर्कलोड को रिड्यूस भी कर पाते हैं, ओवरलैपिंग से भी हम बच पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस किया है। थैंक यू।